पोस्टल बैलेट के रुझान लगभग अब आ चुके हैं और इन रुझानों में जिस तरह से आप देखिए सिर्फ एक सीट बची है जिस पर रुझान आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 40 सीटों पर आगे, तो वहीं रुझानों में आम आदमी पार्टी जो है काफी ज्यादा पीछे है। खास करके आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर हम देखें, मनीष सिसोदिया से लेकर आतिशी तक, अरविंद केजरीवाल तक अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। तो सिर्फ एक सीट पर रुझान आना बाकी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे। तो ये इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला आप देखिए नई दिल्ली की सीट पर, जहां से 6 मुख्यमंत्री दिल्ली को मिले हैं और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, वो पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं, आतिशी अपनी सीट से पीछे चल रही है, केवल ग्रेटर नोएडा से आगे चल रहे हैं सौरभ भारद्वाज। और ये इस वक्त की बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये सबसे बड़ी खबर, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे, ग्रेटर कैलाश से, माफ करिएगा, सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं सीट से, लेकिन अरविंद केजरीवाल अगर पीछे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। शैलन जी, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये केजरीवाल अगर पीछे चल रहे हैं और खबरें ये भी हैं कि मनीष सिसोदिया और आतिशी भी पीछे हैं, तो बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व पर सवाल जरूर थे आपके। जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जिस तरह से स्थितियां बनी, तो कैडर भी इनसे कहीं ना कहीं नाराज था। अगर अभी जो रुझान चल रहे हैं उसमें हम बात करें तो ये निश्चित रूप से बड़ा डेंट है, क्योंकि केजरीवाल का चेहरा जो था काफी महत्वपूर्ण था दिल्ली में और पूरा चुनाव उन पर केंद्रित रहा है। अगर लौटूंगी आपके पास, अमित हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए। अमित, रुझानों में बीजेपी बहुत आगे निकल गई आम आदमी पार्टी से और सबसे महत्वपूर्ण शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी का पीछे चल रहा है शुरुआती रुझानों में, और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सुबह सुबह का जो ये रुझान आ रहा है ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए हताशा भरा है। लेकिन जो अभी का रुझान है ये पोस्टल बैलेट का रुझान है और पोस्टल बैलेट में जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो वोट करते हैं। तो ये अभी उसका है। अभी ईवीएम खुला होगा 5 मिनट पहले, अभी ईवीएम खुला होगा। अभी ईवीएम का रुझान पूरी तरीके से आना अभी बाकी है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो आपने कहा बिल्कुल कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस बात को लेकर, जिस भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, कहा था कि देखिए ये जनता तय करेगी कि हम दरअसल भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं, हम जो क्या जनता के लिए काम करते हैं कि नहीं। लेकिन जो अभी पोस्टल बैलेट के हिसाब से जो खबर आ रही है रुझानों के मुताबिक, वो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल भी पीछे चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो दूसरे नंबर के नेता कहे जाते हैं आम आदमी पार्टी में, वो भी अपने सीटों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि अभी पोस्टल बैलेट का जो रुझान है वो आ रहा है, लेकिन ये चिंताजनक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए है। जो बीजेपी लगातार कह रही थी कि इस बार जो है वो जनता आम आदमी पार्टी के झूठे वादों से परेशान होकर परिवर्तन चाह रही है, और कुछ हद तक था भी, वही कहीं ना कहीं अभी पोस्टल बैलेट के रुझानों में सही होता दिख रहा है। लेकिन वेट करना होगा, इंतजार करना होगा कि जो ईवीएम खुलता है, क्या अंतर हो सकता है अभी, क्योंकि हम भी ये बार बार कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की गिनती है। शुरुआती रुझान में भले ही इसमें बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन क्या ईवीएम खुलने के बाद ये तस्वीर या कुछ उलटफेर हम देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। जो अंदर ईवीएम में बंद हो गया होगा वही होगा। देखिए ईवीएम खुलने का समय हो चुका है, ईवीएम खुलने वाला ही होगा या खुल चुका होगा। कुछ ही देर का इंतजार करना है, कुछ देर के बाद जो है वो ईवीएम की गणना शुरू हो जाएगी, तो उस पर तय होगा कि दरअसल किसकी बढ़त की ओर जा रही है। देखिए इतना मार्जिन तो नहीं होगा। जी हम बात कर रहे थे, जी अमित आपके पास भी आएंगे। शैलेश जी, बात कर रहे थे हम शीर्ष नेतृत्व की, और इस बीच अपडेट ये मिल रहा है कि अब जंगपुरा से मनीष सिसोदिया आगे हो गए हैं। रुझान लगातार बदल रहे हैं और अब आप देखिए मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट पर इस बार उतरे हैं। पटपड़गंज पर इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। जंगपुरा की जंग में इस वक्त मनीष सिसोदिया अब बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। देख, पिछली बार पटपड़गंज में भी वो फंस गए थे, काफी नजदीकी मुकाबले में जीते थे, इसलिए उनकी सीट भी बदली गई थी और उन पर भी आरोप हैं। तो जंगपुरा में अभी हालांकि अभी पीछे चल रहे थे, अब आगे हो गए, लेकिन मुकाबला अभी कहा नहीं जा सकता कि बात कहां पर बैठेगी। लेकिन निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व, अगर यही खबर काफ़ी है कि अगर तीनों एक साथ, हमको ये खबर मिली कि आतिशी, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो 3 बड़े चेहरे हैं आपके, अगर वो पीछे चल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मिजाज क्या है चुनाव का। और जैसे अभी जो रुझान दिख रहे हैं, देखिए 50 और 19 काफ़ी बड़ा अंतर है। अगर पोस्टल बैलेट को हम ये भी माने, लेकिन एक रुझान तो उसमें दिखता ही है, और इतना बड़ा अंतर है तो निश्चित रूप से बीजेपी का अपर हैंड है इस समय।
और हम ये कह सकते हैं कि आप में जरूर निराशा होगी और अगर बीजेपी में अगर उत्साह शैलेंद्र होगा। जी जीतते भी हैं, जैसे मान लीजिए कि जिन 3 बड़े चेहरों की हम बात कर रहे हैं, एन वक्त तक, जैसे कि पिछली बार सीटें फंसी थी लेकिन जीत गए थे, और इसी तरह से इस बार जीतते, ये भी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल, और ये निश्चित रूप से सीटें कम होंगी भी आम आदमी पार्टी की। अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें हम, अभी तो काफ़ी रुझान है लेकिन काफ़ी अंतर है। देखिए जया, ये बहुत बड़ा अंतर होता 50 और 19 का। अब हालांकि 45 और 24 हो गए हैं, हमको आधे घंटे और वेट करना पड़ेगा कि ईवीएम के पूरे तरह से नतीजे पहले, कम से कम पहले रुझान तो आ ही जाएंगे, तो हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे, क्योंकि काफ़ी फ्रिक्वेंटली, लेकिन हर बार देखिए बीजेपी काफ़ी बड़े अंतर से आगे हो रही है। तो शुरुआती रुझान तो दिखते हैं, और ये कहा भी जा रहा था, एग्जिट पोल भी यही कहते हैं। तो ये तो है कि बीजेपी आगे निकल रही है, और जिस तरह से शीर्ष नेता तीनों पीछे हुए हैं, तो एक जो मोमेंटम होता है चुनाव का, उसके संकेत मिलते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस का महत्वपूर्ण समीकरण, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर एक सीट पे आगे है, अभी थोड़ी देर पहले 2 सीट पर आगे थी, तो वोट तो बटा होगा और इसका फ़ायदा बीजेपी को निश्चित रूप से मिला होगा। और मैं ये बात भी है कि जैसे भ्रष्टाचार, अगर तीनों चेहरे पीछे चल रहे हैं तो भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं ना कहीं काम किया है, क्योंकि जो पिछले 2 चुनाव में केजरीवाल और खासतौर से मनीष सिसोदिया की जो छवि थी कि ईमानदार नेता, आम आदमी से निकल कर आए नेता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता, वो छवि को जरूर डेंट लगा, और वो सबसे बड़ी यूएसपी थी आप पार्टी की, वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई है। तो एक नुकसान तो ये हो गया। रही फ्री बीज, दूसरा उनका सबसे बड़ा आधार था फ्री बीज। तो फ्री बीज में बीजेपी ने काफ़ी काम किया, और मोदी की गारंटी वर्सेस केजरीवाल की गारंटी का जब मुद्दा छिड़ा तो निश्चित रूप से मोदी भारी पड़ते हैं। तो भले ही सरकार आपकी रही हो, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जिसकी सरकार होती है फ्रीबीज की घोषणाओं का लाभ उसको ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ अंतर अलग था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जैसा फेस है, तो निश्चित रूप से जनता ने ये भरोसा किया और होगा कि अगर ये बात भी बहुत इफेक्ट करेगी शैलेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चाहे महिलाओं को लेकर जो वादा किया गया, वो राशि महिलाओं के अकाउंट तक पहुंच रही है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर डालेगा। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिलता फिलहाल दिखाई दे रहा है, हालांकि टक्कर बहुत कड़ी है। सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, और ये बार बार हम कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के ही रुझान है, ईवीएम अभी खुलना बाकी है। बीजेपी 37, आम आदमी पार्टी 32 सीटों पर लीड लेती हुई शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से देखिए लगातार रुझान अब बदल रहे हैं। एक और अपडेट हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, 70 सीटों के चूंकि देखिए रुझान आ चुके हैं, बीजेपी को बहुमत भी मिल गई है, फिर काटेगा मुकाबला बीजेपी अब 35 और आम आदमी 34। आप देखिए शैलेंद्र जी, बिल्कुल एक सीट का फासला, कितना दिलचस्प इस बार का ये पूरा जो दिल्ली का माहौल है। आप देखिए जनता के वादे कर रहे हैं, जनता से वादे जो किए थे उसके दावे जरूर कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल, लेकिन जनता ने भी बहुत कांटे का टक्कर कर दिया। जिस तरह के रुझान, बड़ा उलटफेर इसमें हमने अब देखा। फिलहाल शुरुआत में नजर आ रहा था 40-42 तक बीजेपी की सीटें जा रही थी, लेकिन अब आप देखिए 35 और 34, यानी सिर्फ एक सीट का फासला। बिल्कुल, जैसा कि हम अभी अमित बता रहे थे हमारे साथी दिल्ली से कि अभी ईवीएम खुलने जा रही हैं, तो ये अब ईवीएम खुलेंगी तो निश्चित रूप से इस आंकड़े में अंतर आएगा, और देखिए कांटे का मुकाबला फिर बन गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी आधे घंटे कम से कम हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं होंगे, सिर्फ हमको टैली देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जाकर ठहरती है आधे घंटे में। उसके बाद कुछ स्टेबल होगा, उसके बाद कुछ स्थायित्व आएगा टैली में, निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि ये चुनाव काफ़ी टक्कर का है, क्योंकि जो भी जैसे फ्री बीज की बात हो तो फ्री बीज, देखिए जया और शुभांगी, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जिस तरह से चुनाव में माहौल बना, फ्री बीज की घोषणाएं दोनों तरफ से हुई, मुफ्त की योजनाएं की, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये महत्वपूर्ण हो गया कि फ्री बीज तो सभी ने मुफ्त की घोषणाएं कर दी, लेकिन फिर लड़ाई इस पर लगी कि कौन विश्वसनीय, कौन पूरा करेगा इन वादों का, उस पर लड़ाई टिकी। तो उस पर निश्चित रूप से बीजेपी का रिकॉर्ड भी अच्छा है, और कम से कम दिल्ली में आपने भी करके दिखाया है। तो इसलिए ये नज़दीकी मुकाबले में आप देख सकते हैं कि ये आंकड़े जो बता रहे हैं उस लड़ाई की तरफ इंगित करते हैं कि टक्कर की लड़ाई है, और आगे और दिलचस्प आंकड़े हमको आगे देखने को मिलेंगे। जी शुभांगी। चलिए मेहमानों का हम रुख करते हैं। हमारे साथ लगातार राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही हर्षद शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता, और मदन लाल भाटिया जी लगातार हमारे साथ आम आदमी पार्टी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सभी का स्वागत। और प्रदीप जी, आपसे ओपनिंग रिमार्क, अभी तक आगे चल रही बीजेपी, लेकिन अब कड़ी टक्कर देती हुई फिलहाल आम आदमी पार्टी भी नजर आ रही है। क्या एग्जिट पोल इस बार सही साबित होंगे बीजेपी के लिए? जी देखिए, अब
तो आपके स्क्रीन पे रुझान दिख रहे हैं, उसमें बीजेपी आगे चल रही है 35 सीटों पे। 20-25 मिनट और पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हालांकि मैं साथ ही साथ दूसरे स्क्रीन पे भी देख रहा हूं, तो वहां पे हमें 45 बताया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन ने जो अब तक रिपोर्ट दी है उसमें 8 है, जिसमें से 6 पे हम आगे हैं और 2 पे आम आदमी पार्टी आगे है। तो अभी देखिए डिफरेंट स्क्रीन और अलग अलग उनके रुझान, उनके डेटा अपडेशन, लेकिन 20 मिनट के बाद तस्वीरें और क्लियर होंगी। लेकिन दिल्ली की जनता का जो मैंडेट होता है बड़ा क्लियर कट होता है। आप देखिएगा इस बार जो आधे घंटे बाद रिजल्ट तस्वीर सामने आएगी, उसमें आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप लौटती हूँ आगे आपके निकलते पास, चलिए। लेकिन अपडेट जल्दी से दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। पहली बार शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अभी तक बीजेपी लीड लेती दिखाई दे रही थी, लेकिन शुरुआती रुझानों में ये पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी बहुमत से आगे निकली है 36 सीटों पर, और बीजेपी 33 सीटों पर दिखाई दे रही है। अपनी बात पूरी करिए प्रदीप जी। जी, मुझे कहीं दूसरी स्क्रीन पे 45 और बाकी का दिख रहा है, तो थोड़ी देर रुक जाइए, अभी आपका भी स्क्रीन अपडेट हो जाएगा। प्रदीप जी, स्क्रीन तो बदलती रहेगी, लेकिन आप देखिए रुझान भी लगातार बदल ही रहे हैं, तो ऐसा अभी हम नहीं कह सकते कि जो अपडेट हमने हमारे दर्शकों को दी है उसमें कोई कमी है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी रुझान बदलेंगे और जैसी उम्मीदें आपको है, हो सकता है कि वैसा ही नतीजा भी आपको मिले। जी, अब मुझे आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, प्लीज कनेक्ट कराएं फिर से। चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे, हमारी टीम आपसे एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेगी और शायद तब आप तक स्पष्ट आवाज हमारी पहुंचे। हर्षद शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। हर्षद जी, शुभकामनाएं आपको भी, लेकिन खाता ही बस खुला है इस बार। 2 चुनावों से तो खाता भी नहीं खुल रहा था, लेकिन शुरुआती रुझान में खाता जरूर कांग्रेस का खुल रहा है। क्या उम्मीद कर रही है पार्टी? देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल में इस चुनाव के दौरान कई बार जुड़ा हूँ, और मैंने तब भी कहा था और मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ नतीजों से पहले कि इस चुनाव में अगर कोई एक पार्टी है जो दिल्ली चुनाव का एक्स फैक्टर रहेगी, जो किसकी सरकार बनेगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा तय करेगी, तो वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, हम पिछली बार 0 सीट पे थे, ये बात तो जग जाहिर है, लेकिन हमारे पास इस चुनाव में खोने को कुछ नहीं है, सब पाने को ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अंतिम में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कांग्रेस पार्टी खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रही है क्या? 2013 रिपीट हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए राजनीति में संभावनाओं की तो बहुत जगह है, क्या क्या हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल के जो रुझान है, जहाँ बीजेपी मुझे स्क्रीन पर दिख रही है कि आगे है, उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ कि देखिए दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर केंद्र सरकार बिल्कुल, और आप देखिए बहुमत का आंकड़ा फिर से आप देखिए गणित फंस रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आगे निकल गई है रुझानों में, और बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है, और यह आंकड़ा और अब बढ़ता जा रहा है। अपडेट मैं करना चाहूंगी दर्शकों को, यह आंकड़ा अब 40 से भी आगे निकल चुका है रुझानों में भारतीय जनता पार्टी का, और आम आदमी पार्टी 26 सीटों पर ही आगे चल रही है। देखिए अपडेट स्क्रीन पर हमारे दर्शकों के लिए, भारतीय जनता पार्टी 43 सीटों पर आगे चल रही है, और जिस तरह से कांग्रेस का खाता खुला था उसमें भी आप देखिए कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही सीट, पहले 2 सीटें थी, लेकिन रुझान फिर से पीछे आए हैं, जैसा जया भी जिक्र कर रही थी और लगातार हर्षद जी भी बात कर रहे हैं। ये अभी जो मतलब ये अंतर दिखा एकदम से टैली में, ये निश्चित रूप से अब ईवीएम की गिनती शुरू हो गई होगी, और ये मेरे ख्याल से पहले रुझान उस तरह से आए, क्योंकि अभी तक पोस्टर पे लटके थे, और जो अचानक परिवर्तन दिखा आपको, फिर आके वहीं पर स्टेबल हुई है चीज़। तो मुझे लगता है अब ईवीएम के आंकड़े, इसमें हमको अमित से जानकारी लेना चाहिए दिल्ली से। बाकी ये देखिए काफ़ी दिलचस्प है कि बार बार अमित भी जुड़े हैं सर, आप पूछना चाहें सवाल तो। अमित, ताज़ा जानकारी क्या है आपके पास दिल्ली से? अमित अगर सुन पा रहे हो तो। देखिए, ईवीएम जो है वो खुल चुका है। कुछ देर के बाद ईवीएम का रुझान सामने आ जाएगा, कुछ ही वक्त का और इंतजार करना है, ईवीएम का रुझान सामने आ जाएगा। उसके बाद जो ये चीज स्पष्ट हो पाएगी कि किसके
पाले में जा रही है। देखिए अभी जो पोस्टल का रुझान आया है उसमें तो स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक पूरा एज है और इसका अंदाजा लगाया जा रहा था। देखिए आप इसको थोड़ा मैथमेटिक्स तौर पे समझिए तो ये इसमें जो है वो सरकारी अधिकारी है और सरकारी अधिकारी कमोबेश जो 12 लाख का जो स्लैब इस बार जो बजट में लाया गया, जो कहा जा रहा था कि मीडियम वर्ग के लिए, मीडियम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा राहत होगा, तो वो कहीं ना कहीं असरदार हो रहा है इसमें। आप अगर 2020 के चुनाव की बात करें तो उस समय जब ये पोस्टल बैलेट खुल रहे थे तो कुछ और परिदृश्य था और इस बार जो है वो स्थिति कुछ और है। तो एक चीज तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो बजट में 12 लाख तक के इनकम वाले लोगों को अगर टैक्स नहीं देना होगा तो इसका कहीं ना कहीं फायदा बिल्कुल। अमित आपके पास लौटेगी और शैलेंद्र जी देखिए एक बड़ा अपडेट एक और मिल रहा है। अभी कांग्रेस खुद को किंग मेकर कह रही थी, लेकिन इस बीच ये भी अपडेट मिल रहा है कि संगम विहार से बसपा एक सीट पर आगे हो गई। आप देखिए बीएसपी जिसका दूर दूर तक कोई कहते थे कि जिक्र नहीं हो रहा दिल्ली चुनाव में, बीएसपी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, संगम विहार की सीट पर आगे। शुभांगी इसको ऐसे देखा जा सकता है कि वोट बटा है, ये निश्चित रूप से दलित वोट वाली प्रभाव वाली सीट हो सकती है। तो अगर बीएसपी आगे है तो ये आप बिल्कुल निश्चित कह सकते हैं कि कंसोलिडेट वोट कहीं नहीं गया है, ये वोट काफ़ी बटा है। इसलिए बीजेपी को इसमें फ़ायदा अगर दिख रहा है तो ये निश्चित रूप से उसी का परिणाम है। और अमित बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे कि दिल्ली में ये वर्ग बड़ा है, अपर मिडिल क्लास, जो 12 लाख की जिसकी कमाई है और जिसको 0% टैक्स देना है, तो इसने काफ़ी असर दिखाया होगा। अगर आंकड़े जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर यही कायम रहते हैं तो निश्चित रूप से ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जो अमित बार-बार कह रहे थे। पर बीजेपी के दाव के तौर पर भी शैलेंद्र जी देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ बजट आना, उसमें मिडिल क्लास पर पूरा फोकस बीजेपी का, जिस पर लंबे समय से नहीं हुआ था, और उसका जिक्र फिर लोकसभा में भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जाना। ये बात बार-बार उन्होंने हाईलाइट की थी मिडिल क्लास फैमिली को लेकर, और उस पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। देखिए बजट तो पूरे देश का होता है, इसलिए अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया कि एक राज्य के लिए बजट में इतना बड़ा प्रावधान किया जाए। ये बीजेपी के पहले से ही प्लानिंग थी। जिस तरह से जीएसटी से आय बढ़ी है, राजस्व बढ़ा है, तो निश्चित रूप से उसने एक मौका दिया बीजेपी को कि मिडिल क्लास को एड्रेस करे। और मेरे ख्याल से आज़ाद भारत में पहली बार मिडिल क्लास को फोकस करके कोई बजट तैयार हुआ है। और ये इत्तेफाक कह लीजिए, रणनीति कह लीजिए बीजेपी की कि दिल्ली में वो जो चुनाव हो रहे थे उसमें मिडिल क्लास बहुत बड़ा फैक्टर था, है मैं कहूँगा। तो ये निश्चित रूप से ये एक कोइंसिडेंट कह लीजिए या रणनीति कह लीजिए, लेकिन बीजेपी ने इसका बहुत अच्छे से इसको लेकर गई जनता के बीच और इसने काफ़ी असर डाला। जैसा कि मैं बोल रहा था कि 31 जनवरी तक एज दिख रही थी आपकी, क्योंकि वो उसका कोर वोटर जो था लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास कह लीजिए, तो ये मिडिल क्लास ही आखिरी में देखिए केजरीवाल इस चुनाव को सबसे ज़्यादा कोई समझ रहा था तो केजरीवाल ही समझ रहे थे। जिस तरह से उन्होंने मुद्दे खड़े किए और बाकी लोगों ने उसको फॉलो किया, तो मिडिल क्लास पर भी उनका फोकस था। जिस तरह से उन्होंने 7 मांगे रखी थी कि 1 तारीख को जो बजट आ रहा है उसमें ये प्रावधान किए जाए, और बीजेपी ने वो किए। तो हालांकि वो उसका श्रेय नहीं ले पाएगी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन चलाया मिडिल क्लास को लेकर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि अमित भी कह रहे थे कि मिडिल क्लास ने काफ़ी असर डाला होगा वहाँ, क्योंकि फिर मैं कहूँगा कि दिल्ली में कोई ध्रुवीकरण अगर होता है तो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं होता, आय वर्ग के हिसाब से होता है। बिल्कुल, लेकिन तो आज इस हिसाब से बीजेपी ने काफ़ी गेन किया और ये इत्तेफाक था, बजट भी था उस टाइम और काफ़ी उसने माहौल बनाया 3-4 दिनों में। जी हर्षद जी। देखिए मैं भाई साहब की बात को ही कंटिन्यू करना चाह रहा था कि जो ये बात कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को देखते हुए बजट बनाया गया, और उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि बिहार का जो वोटर है, पूर्वांचली वोटर जो है, वो दिल्ली में 40-42 सीटों पर प्रभाव डालता है। तो जो चुनाव आयोग है वो उसकी विश्वसनीयता पर कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया था। मैं आज आपके माध्यम से फिर बोलना चाहता हूँ कि देखिए जब चुनाव था उसके 4 दिन पहले बजट आना था, तो इलेक्शन कमीशन को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए थी और 4, 5, 7 दिन का जो बजट है उसको डिले करवाना चाहिए था, क्योंकि जो बजट आया है वो दिल्ली चुनाव को देख के आया है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, हालांकि टेक्निकल है। जी जी बात कंप्लीट कर लेता हूँ कि दिल्ली चुनाव में हम एक चीज ना भूलें कि दिल्ली में सबसे ज्यादा केंद्र कर्मचारी रहते हैं और वो भी चुनाव में बड़ा एक रोल निभाते हैं। तो सरकार ने क्या किया कि 8 पे कमीशन लागू करने की घोषणा कर दी। वो पहला लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया। केंद्र सरकार का मिसयूज दिल्ली चुनावों में हुआ। उसके बाद बिहार को ज़्यादा तवज्जो दी पूर्वांचली वोट को देखते हुए। फिर तीसरी बात ये हुई कि जो आप कह रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए एक बजट में रियायत दी गई, तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन की जो है वो देश के सामने रखना ज़रूरी है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड, चाहे वो कोई भी पार्टी से मुकाबला हो,
हम ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी है तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी चाहिए, या कांग्रेस है तो लेवल प्लेइंग फील्ड तभी होनी चाहिए। एक निष्पक्ष चुनाव जरूर होना चाहिए। और एक अंतिम बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो पोस्टल बैलेट के रुझान आ रहे थे वो भी इसीलिए, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगे थी क्योंकि केंद्र के कर्मचारी वहां ज्यादा रहते हैं, इस पे कमीशन लागू कर दिया गया था, तो उसका एक प्रभाव तो पड़ेगा ही। और मैं आपकी स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि कांग्रेस अब 2 सीट पर आगे है और स्थिति ये हो चुकी है कई सीटों पर कि आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है। और उसका कारण है कि 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी के जो झूठ थे, अरविंद केजरीवाल जी का जो पाखंड थे, वो दिल्ली की जनता को कांग्रेस समझाने में सफल रही है। और मैं ये मानता हूं कि जब तक अंतिम नतीजा आएगा तो आप देखेंगे कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में होगी या कांग्रेस एक एक्स फैक्टर का रोल निभा रही है। ठीक है अरशद जी, बबीता हलावत जी, आप प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं और जो आरोप आप लगा रहे हैं कि केजरीवाल ने जिस तरह से पाखंड किया है वही जवाब दे पाएंगी इसका। बबीता जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर आपका। अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो जरूर बताइए क्या पाखंड आपने किया। चुनावी जो अब रुझान आ रहे हैं, केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कह रहे हैं कि आप लोग का झूठ एक बड़ी वजह रहा कि जिस तरह से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही। देखिए, आज तो कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और एक तरीके से बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही है कांग्रेस। तो हम कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहते क्योंकि उनकी सिचुएशन सबके सामने है। एक सीट भी मुश्किल से आ रही है इनकी। हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, पिछले 10 साल में इतना काम किया है, आज तक शायद किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया। कांग्रेस की सरकार में भी कभी इतना काम नहीं हुआ जितना पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए किया है। चाहे वो बिजली हो, फ्री बिजली, फ्री पानी, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, जितनी भी हमने सुविधाएं दिल्ली की जनता को दी हैं, फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, इतनी सारी सुविधाएं किसी भी पार्टी ने आज तक दिल्ली वालों के लिए नहीं दी। और इसी के आधार पे हमने वोट मांगी है दिल्ली वालों से और इसी आधार पे हमने अपना चुनाव लड़ा। लेकिन बबीता जी, राज्यों में लोकसभा चुनाव में तो आप साथ में एक साथ काम कर रहे थे और जनता को दिखा रहे थे सच्चाई, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिलाकर चल रही थी लोकसभा में, आज आप ये क्यों कह रही हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रही कांग्रेस? बिल्कुल सबके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी की भाषा बोल रही है और बीजेपी के फेवर में ही काम कर रही है। और गठबंधन में हमने जी तो आपके साथ गठबंधन बनाने को तैयार हो रहे हैं। बबीता जी, संदीप जी आप इधर दूसरी बात कर रहे हैं। संदीप जी तो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि अगर नंबर आ जाएंगे तो हम तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी कर लेंगे, फिर तो दोस्ती हो जाएगी ना। बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। हमने तो पहले भी इनको हरियाणा में भी बोला था गठबंधन के लिए। हाँ। और हम हमेशा मतलब कांग्रेस को भी हमने बोला है गठबंधन करने के लिए, लेकिन कांग्रेस की थोड़ी अपनी विचारधारा, इस पे प्रतिक्रिया लेना चाहिए बीजेपी। कोई नहीं, बीजेपी से हम सबका स्वागत करते हैं। हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है, हमें किसी के साथ कोई पर्सनल एनिमिटी हमारी नहीं है। जी, रुझानों में ऑफर भी अब आ चुके हैं। देखिए हमारा बबीता जी तैयार है गठबंधन के लिए करना। बिल्कुल प्रदीप जी, बबीता जी आएंगे आपके पास। प्रदीप जी का रिएक्शन जी। देखिए, आपके स्क्रीन पे ही मैं बैठे देख रहा था, कांग्रेस के मित्र भी बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी बोल रही थी। तो दिल्ली की जनता है ये डिसाइड करने वाली कौन किसकी सेवा करेगा। आपने क्या किया है, कब तक किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। दिल्ली की जो जनता का मैंडेट है वो बड़ा क्लियरली दिख रहा है। थोड़ी देर की बात और है, आप मान के चलिए 9:30 बजने में 5 मिनट रह गए हैं, 9:45 आते आते चीजें और साफ हो जाएंगी। तो हालांकि टेक्निकल बातें हो रही थी, लेकिन मैं भी अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और दिल्ली में ही मैं रहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्वांचली मतदाता जो है, देखिए एक यही है पूरे देश में, दिल्ली में ही ऐसा है कि पूर्वांचली मतदाता एक अलग रहता है और यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं है। यहाँ यूपी, बिहार और आसाम का डिवीजन नहीं है हमारे यहाँ। देखिए रुझानों में बीजेपी की लहर भी चल रही है, जिस तरह से रुझान अब स्पष्ट हो रहे हैं। 48 सीटों पर इस वक्त आपकी पार्टी ही आगे चल रही है। पूर्वांचली वोटर्स की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड के वोटर्स का भी जिक्र करना मत भूलिएगा प्रदीप जी। और जो ये तस्वीरें आप देखिए, काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें, काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीरें। शैलेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए उत्साह दिखने लगा बीजेपी खेमे में भी, और ये निश्चित रूप से अगर देखिए ये जो टैली है, जो अगर ये कंटिन्यू करती है तो ये कह सकते हैं कि लहर है बीजेपी की दिल्ली में। और आपको काफ़ी डैमेज है क्योंकि
देखिए टैली देखिए 49 और 19 से काफ़ी बड़ा अंतर है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब इसमें ईवीएम के आंकड़े भी शामिल होंगे इस टैली में। तो अगर ये ईवीएम के आंकड़े भी अगर इसमें शामिल हो गए तो फिर बीजेपी का आगे निकलना तय है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अंतर है। देखिए 49 और 19 एग्जिट पोल से भी काफ़ी आगे की बात है। इतने तो एक आधी एग्जिट पोल ने 50 के करीब दिया है बीजेपी को, बाकी तो 40 के आसपास ठिके हैं। तो निश्चित रूप से, और देखिए दिल्ली की जनता का नेचर है ये, आप पिछले कुछ चुनावों में देखेंगे कि वो फिर जाती है तो एक तरफा जाती है। अगर 13 का चुनाव छोड़ दें, बाकी दो पिछले जो तो दो चुनाव तो 62 और 67 सीटों मिली आपको। तो ये नेचर है दिल्ली का, और ये परिवर्तन की तरफ इंगित करता है अगर बीजेपी इस पर कंटिन्यू करती है। तो इसकी कई बड़ी वजह हैं। देखिए जैसा कि हम फिर बोल रहे थे कि 4-5 बिंदु हैं। एक तो फ्रीवीज मामला था, तो वो आपका चला नहीं। बीजेपी ने अपनी विश्वसनीयता के आधार पर मोदी की गारंटी पर इसमें मोहर लगती दिख रही है। दूसरा, आपका संगठन के स्तर पर जो उठापटक रही अंदर, और जिस तरह से संगठन अपर लीडरशिप जेल में गई और अपने आप में फंसी रही, तो संगठन पर वो ध्यान नहीं दे पाए। जो व्यक्तिगत छवि थी सबसे ईमानदार नेताओं की, उस पर डेंट हुआ है। फिर बीजेपी ने जिस तरह से कोर वोटर को टारगेट किया, खासतौर से झुग्गी इलाकों में, जिस तरह से संघ और उसने नेटवर्क बनाया, काफ़ी लंबे समय से वो लोग काम कर रहे थे इसको टारगेट करके, तो उसका असर है। फिर मिडिल क्लास सबसे बड़ा फैक्टर था, तो उसको बजट के माध्यम से साथ दिया 1 तारीख को। तो इसलिए 31 तारीख तक जो आपकी एज दिख रही थी वो अचानक बीजेपी की तरफ आई। अगर ये आंकड़े कंटिन्यू करते हैं तो मुझे लगता है कि इन फैक्टर्स ने काम किया होगा। जी लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है। प्रदीप जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं जाऊंगी हर्षद जी के पास। प्रदीप जी, एक क्वेश्चन इसमें यह भी रहेगा, फ्रीवीज योजनाओं की जो बात हो रही थी, चलिए ठीक है मैं लौटूंगी। एक बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। एक बड़ा अपडेट, बीजेपी 48 सीटें, आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 0 से 3 पर आती हुई दिखाई दे रही है। ये इन सबके बीच ये तस्वीरें मीडिया से बात कर सकते हैं। और बता दें एक बार फिर से, बीजेपी 48, आम आदमी पार्टी 19 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे। ईवीएम की जो शुरुआती रुझान है उनमें चलती हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप चलिए रुके, अर्चना की है और वो हमारे साथ लगाइए भाई साहब। सर जो अर्ली ट्रेंड था, बता रहे थे वही लगता है कि देखिए अभी जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप हैं, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था, तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है। और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है, होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। सर जितने बड़े नेता आम आदमी पार्टी के वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल भी पीछे हैं, मनीष सिसोदिया भी पीछे हैं, मुख्यमंत्री भी पीछे हैं। देखिए हम सुबह से एक बात कह रहे हैं कि हमने दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा है। हम अरविंद केजरीवाल से बार बार भ्रष्टाचार की बात पूछते थे, शीश महल की बात पूछते थे, शराब घोटाले की बात पूछते थे, टूटी हुई सड़कों की बात करते थे, सीवेज के ओवरफ्लो की बात करते थे, गंदगी की बात करते थे, गंदे पानी की बात करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इन मुद्दों से भागते थे। वो इस चुनाव को लुभाने की और वादों पे, झूठे वादों पे लाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता ने दिल्ली के दर्द को समझा है और उस दर्द का जो निवारण है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इस उम्मीद के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को वोट दिया। सीएम फेस कौन होगा? देखिए हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बहुत महत्वपूर्ण बात वीरेंद्र सचदेवा जी ने कही है, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर सबकी नजरें, और इसी के साथ चुनौतियां बीजेपी के लिए होंगी। अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती है तो उसे वो करना होगा जो आम आदमी पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है। हमारे साथ प्रदीप जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, मुख्यमंत्री का फेस बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, ये बातें भी कही जा रही है, और रुझानों में भी बीजेपी की लहर चल रही है। ये भी बड़ा अपडेट जल्दी से दर्शकों को दे देते हैं कि अर्धशतक बीजेपी अब लगा चुकी है रुझानों में, 50 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत से बहुत ज्यादा है शुभांगी, ये बहुमत से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस पे भी नजरें। जी सर, जो सचदेवा जी अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को वोट दिया है, पीएम मोदी को वोट मिला, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन बीजेपी को फिर ये भी सोचना होगा ना सर कि हर बार कैसे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि ब्रांड मोदी के आगे भी कुछ होना चाहिए। नहीं, इसमें इस चुनाव में देखिए आप मोदी को पहले आगे नहीं किया गया था। हाँ। क्योंकि और ना कोई फेस, क्योंकि बीजेपी की रणनीति ये थी कि केजरीवाल एक ऐसा फेस है जो मतलब दिल्ली में काफ़ी पॉपुलर है, कि आम आदमी की छवि, ईमानदार नेता की छवि, जमीन से उठकर निकल कर आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली छवि। तो पहले तो उसको डेंट हुआ केजरीवाल की छवि को, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हो, चाहे शीश महल वाला मुद्दा बीजेपी ने काफ़ी उठाया।
लेकिन बीच में जब उसको लगा कि ये विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं तो उन्होंने कम किया। फिर चुनाव के आखिरी तक मोदी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई खुद केजरीवाल ने बना ली जब उन्होंने बोला कि मेरी गारंटी और पीएम मोदी गारंटी, और फिर मोदी आए रैली में और उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली की सेवा करने का मौका दीजिए, पूरे देश ने सेवा का मौका दिया लेकिन दिल्ली ने नहीं दिया। बड़ी इमोशनल अपील थी। तो इस तरह ये आखिरी में चुनाव केजरीवाल वर्सेस मोदी हुआ और जिसका असर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे सकती है। प्रदीप जी आप हाथ उठा रहे हैं, अपनी बात पूरी करिएगा, फिर मैं हर्षद जी के पास जाऊंगी। और एक और सवाल मेरा यह रहेगा कि अगर आप दिल्ली में सरकार बनाते हैं तो आपको इन 5 सालों में वो करके दिखाना होगा जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी चुनौती प्रदूषण और यमुना की गंदगी, और इसके साथ ही दिल्ली में गंदगी का, कचरे का जो ढेर है उससे मुक्ति दिलाना। जी निश्चित तौर पे अभी तो ये रुझान है, आधे 1 घंटे में आंकड़े क्लियर होने लग जाएंगे और हम बहुत धैर्य से दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि देखिए हमने ये जो बीतले 28 वर्षों में हम सत्ता से दूर थे, वो सारी जो कमियां हैं वो पूरी की जाएंगी। और अभी सवाल आ रहा था मुख्यमंत्री कौन होगा, तो निश्चित तौर पे देखिए हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है, कोई परिवारवादी या जातिवादी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा मुख्यमंत्री और उसका फैसला जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है और उसके साथ ही साथ सदन में बहुमत, सदन के नेता का चुनाव सदन के सारे जो है चुने हुए सदस्य करते हैं। निश्चित तौर पे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उसी अनुरूप होगा। हो सकता है कि थोड़ी कंपटीशन हो जाए नाम जल्दी बताने में, अलग अलग चैनल अलग, लेकिन मुझे बड़ा सुखद रहा अब तक आपके साथ इस चर्चा में, क्योंकि जब मैं शुरू किया था आपके साथ तो हम ट्रेल कर रहे थे, यानी रुझानों में पीछे चल रहे थे और 2 मिनट के बाद हम आगे आ गए। यानी बंसल न्यूज आपके लिए लकी साबित हो रहा है। 50 का आंकड़ा जो आपने बताया, तो मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन की चर्चा बताऊं, मैं जहां भी रहता था, जिस भी चैनल पे मैं जाता था, मैं एक बात कहता था, ये दिल्ली की जनता का मैंडेट बड़ा क्लियर होता है। अगर वो किसी को 3 कम 70 और 8 कम 70 दे सकती है तो इतनी ही विकट परिस्थितियों में हमें 50 तक के अभी दिख रहे हैं। अभी वैसे बहुत जल्दी बात जो होगी इसको कहना, लेकिन पॉजिटिविटी को ठीक है। हर्षद जी मैं आती हूँ सर, प्रदीप जी आती हूँ आपके पास। हर्षद जी आपसे सवाल और एक तस्वीर जो हम इस वक्त स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो दिल्ली के जो नतीजे आए हैं, हालांकि शुरुआती रुझानों के बाद उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि और लड़ो आपस में, ये तो तंज कसने की कोशिश है, और लड़िए आपस में, अपने ही नुकसान करके बैठ गए। हर्षद जी देखिए, उमर अब्दुल्ला जी जो कह रहे हैं कि आपस में मत लड़िए, उमर अब्दुल्ला जी खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और जब उनको कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और को भी इंडिया गठबंधन में साथ लड़ना चाहिए जम्मू कश्मीर का चुनाव, तब वो राजी नहीं हुए थे। तो जब अपने स्टेट की बात आती है तो ये जो इंडिया गठबंधन के हमारे दूसरे साथी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, टीएमसी हो, उमर अब्दुल्ला जी हो, ये लोग अपने राज्य में तो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस से ये उम्मीद करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस करेगी। तो कांग्रेस बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। कांग्रेस अपने आप में लड़ने के लिए सक्षम है और इस बात को मैं अभी फिलहाल छोड़ता हूँ। मैं इसका जवाब नतीजे जब एंड में आ जाएंगे उसके तब देता हूँ, लेकिन कुछ बातों का मैं जवाब देना चाहता हूँ जो इस बीच जो पैनल में डिस्कशन हुआ। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी पार्टी कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके नई दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं वो मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री के उनके बेटे हैं। हरीश खुराना जी खुद जो अभी स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि आगे चल रहे हैं, मदन लाल खुराना आते पहले उनकी बात सुन लीजिए फिर आते हैं आपके पास। उनकी बीवी पार्षद का चुनाव लड़ती है, उनके फादर पार्षद रहे हुए हैं महरौली से। तो आपकी परिवारवाद की डेफिनेशन ही अलग है भाई साहब। अब हो सकता है कि परवेश वर्मा जी आपके मुख्यमंत्री का फेस हो, हरीश खुराना जी आपके मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, तो ये लोग जो खुद उनके फादर मुख्यमंत्री रहे हैं ये खुद भी दावेदार हैं, इनको आपने टिकट देने से पहले सोचना चाहिए था ना। और जिस नई दिल्ली की सीट से परवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं वहां से आपकी सांसद खुद सुषमा स्वराज जी की बेटी है, तो आप परिवारवाद पे कम से कम ना बोलिए। और इस बात पे मैं खत्म नहीं करना चाहता। देखिए, दिल्ली का मैंडेट मैं बता देता हूँ परिवारवाद की परिभाषा क्या होती है, मुझे बताइए। परिवारवाद पे जवाब ले लीजिए, फिर दूसरी बात करिएगा तो उसका भी जवाब देंगे। प्रदीप जी की बात सुन लीजिए। पूरी पार्टी एक ही परिवार से रेगुलेट हो, रिमोट कंट्रोल एक ही जगह हो, तो उसको परिवारवादी पार्टी कहते हैं। हमारे यहाँ राजनाथ सिंह जी एक मंत्री हैं, उनके सुपुत्र विधायक हैं और वो बम्पर वोटों से जीते हैं, लेकिन उनको मंत्री पद नहीं मिला हुआ, केवल सामान्य से विधायक हैं।
अब आते हैं सुषमा स्वराज जी नहीं, उनकी पुत्री है, तो एक परिवार से एक ही आदमी है। आप इस बात का ध्यान रखिए। और 20 वर्षों तक कांग्रेस में आपको सोनिया जी अध्यक्ष या राहुल जी अध्यक्ष रहे, उसके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया, ये सब लोग कौन है? दुष्यंत सिंह, ये सब एक परिवार से है कि नहीं है? बताइए भाई साहब, सिंधिया परिवार अगर इस देश में कोई राजनीतिक परिवार है जो पॉलिटिकल, ये सिंधिया परिवार के बारे में बताइए। आप कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी नहीं है इसलिए उनकी बेटी है, तो बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, यशोधरा सिंधिया, दुष्यंत सिंह, ये सब एक ही परिवार के हैं या नहीं है? और इनके रिश्तेदार लगते हैं राजा भैया जो उत्तर प्रदेश में है। तो आपके परिवारवाद पर भारतीय जनता पार्टी से कम ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो अप्रोच है वो सिलेक्टेड अप्रोच है, कड़वा कड़वा। हर्षद जी सवाल उठाए तो जवाब भी तो सुन लीजिए। एक सेकंड रुक जाइए ना, रुक जाइए। आपने परिवारवाद पर सवाल उठाए हैं तो उनको जवाब देने दीजिए। हर्षद जी एक सेकंड सर, प्रदीप जी आपके परिवारवाद के सवाल पर जवाब तो दे दें जरा। प्रदीप जी जी देखिए, परिवारवाद इस सभी गणमान्य बैठे हुए, कोई यहाँ पे इलिटरेट नहीं है। 20 वर्षों तक मैं आपको बता सकता हूं कि एक ही परिवार, या तो सोनिया जी अध्यक्ष थी या राहुल जी अध्यक्ष थे, आज भी परोक्ष रूप में रिमोट कंट्रोल एक ही जगह से रेगुलेट होता है। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उनके यहाँ बताइए 38 रिश्तेदार हैं जो कि महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं, और अध्यक्ष एक ही व्यक्ति रहता है, एक ही परिवार से व्यक्ति रहता है। हमारे यहाँ आज नड्डा जी हैं, कल अध्यक्ष कौन होगा ये अभी मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो एक संगठन का रेगुलेशन होता है कि किस प्रकार से रेगुलेट होती है पार्टी। मैंने एक एग्जांपल दिया कि राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र केवल विधायक हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है वो। उसी प्रकार से चलिए ठीक है, इस बहस को अब यही खत्म करते हैं, काफी लंबी ये बहस हो रही है। हालांकि इस चुनाव में परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं था बिल्कुल दिल्ली में। बिल्कुल। बबीता जी आप मुस्कुरा रही थी। हर्षद जी आएंगे आपके पास। बबीता जी आप मुस्कुरा रही थी। अभी जो रुझान आ रहे हैं इसमें नहीं, मैं एक सवाल परिवारवाद है और फिर भी दोनों एक दूसरे पे। चलिए ठीक है, आपको इस बहस से दूर करते हुए एक अपडेट मैं ये दे दूं कि मुस्लिम वोटर्स, जो आपका कोर वोटर्स का एक ग्रुप था, एक मुश्त आपको ये वोट्स मिलते थे, अब तो वो भी बीजेपी के साथ चलता नजर आ रहा है। आप देखिए, कोई नहीं, जो जनता का आदेश है वो हमारे सिर माथे पे है। जो भी अब तक पिछले 10 सालों में जनता ने देखिए, ओखला सीट हो, बली मारान हो, हर जगह बीजेपी आगे चल रही है। और चुनाव आयोग के भी जो आंकड़े हैं उसमें भी बीजेपी को लीड मिल गई है। बीजेपी कांग्रेस ने